नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है कक्षा 12 बोर्ड क्लास के लिए। 2023 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट है, बोर्ड का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुसार अपन ने अपनी सीरीज शुरू कर रखी है। कक्षा 12 विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज अपन देखते हैं मानव विकास, अपना चतुर्थ टॉपिक है मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसमें। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो एक प्रश्न तो एक अंक का, एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी एक प्रश्न तो आ जाएगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ, और दूसरा आएगा 1.5 अंक का लघुत्तरात्मक। दूसरा आ जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो 1.5 और 1 कुल मिलाकर के 2.5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 2 प्रश्न, ठीक है। तो अपने को तैयारी इस बेस पे करनी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आते हैं वो यहाँ कवर कर लेंगे, और उसके बाद में जो 1.5 अंक के प्रश्न बनेंगे, इसका मतलब लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है कम से कम 2 से 3 लाइन में जिसका उत्तर हो वो प्रश्न बनेंगे। तो वो भी अपन इजीली यहाँ पे देखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है अपनी। इस सीरीज को आप अधिक से अधिक कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं उन छात्रों के पास में अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों के पास में, ताकि अपने इस सीरीज का फायदा है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। शुरू करते हैं आज इस सीरीज का पहला प्रश्न। आज अपना टॉपिक मानव विकास है ही, उसमें पहला प्रश्न अपना है कि मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहा हूं मैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे यहाँ डाल देंगे, तो चांस नहीं रहेगा कि यहाँ से कोई प्रश्न आउट होगा। मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो मानव विकास की यदि बात आती तो उसमें महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव विकास की बात आती है तो महबूब उल हक जिनका संबंध पाकिस्तान से है, और अमर्त्य सेन जिनका संबंध भारत से है, दोनों की अवधारणा, ये दोनों ने मिलकर के इस मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसका मतलब ऑप्शन सही है, इसमें ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस सीरीज का अपना है कि विकास होता है तो विकास एक प्रकार का परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार का? गुणात्मक, मात्रात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास जो होता है ना वो होता है गुणात्मक परिवर्तन। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन। यानी 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है वृद्धि। तो वृद्धि जो होता है वो किसी भी क्षेत्र विशेष में, मनुष्य में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। और विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये गुणात्मक होता है और ये मात्रात्मक होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना है, तीसरा प्रश्न इस टॉपिक का है कि वृद्धि होती है तो वो मात्रात्मक, गुणात्मक, या दोनों। तो वृद्धि जो होती है अभी बात कर ली, मात्रात्मक होती है। अगला प्रश्न अपना है कि डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध कहाँ से है? तो मैंने आपको बता दिया, ये महबूब उल हक का संबंध पाकिस्तान से है, और बांग्लादेश से अमर्त्य सेन थे, ठीक है ना। अमर्त्य सेन का संबंध भारत से था जो इस मानव विकास में है ही, और उल हक का संबंध पाकिस्तान से है। डॉक्टर अमर्त्य सेन का संबंध किस देश से है? तो ये भारत से थे, ये भी अपन ने देख लिया। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, कब किया? तो मानव विकास सूचकांक जो है HDI अपना इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अपना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये जो इंडेक्स है वो कब बनाया गया था, कब से ये स्टार्ट हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन 1990, 2000, 1980, 1970। तो ये सही ऑप्शन है कि HDI का निर्माण जो है 1990 में किया गया था। ये इंडेक्स कब तैयार किया गया? 1990 से। और इस पर काम कौन करती है, कौन सी संस्था करती है? तो इस पर काम करती है UNDP, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो इसके ऊपर मुख्य रूप से काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है, यह कथन किसका है? तो एक तो आता है
विकल्प में वृद्धि ही विकास है, एक आता है स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है। तो जब स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास की बात आती है तो ये कथन तो है अमर्त्य सेन का, और विकल्पों में वृद्धि ही विकास है, यदि ये आ जाए तो विकल्प की बात आ जाए तो यहाँ पे सही हो जाता है महबूब उल हक। यानी महबूब उल हक ने तो कहा था कि विकल्पों में वृद्धि ही विकास है, और अमर्त्य सेन ने कहा था स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है। दोनों बात एक ही है, बात एक ही है। विकल्पों में वृद्धि ही विकास, ये कथन किसका है? तो ये किसका है? डॉक्टर महबूब उल हक का, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। ठीक है। मानव विकास में के कितने स्तंभ है? तो मानव विकास के स्तंभ की बात है तो 4, 5, 6, 7। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चौथा। ठीक है, मैंने 4 ऑप्शन दिए, इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाए इसलिए मैं सभी है, इसमें 2 दे दिए मैंने। तो समता यानी सभी व्यक्तियों के साथ में समानता का बिहेव किया जाएगा तो हम विकास करेंगे। हर एक नागरिक को आगे बढ़ने के लिए समान अवसरों की आवश्यकता रहती है। सतत पोषणीयता, कंटिन्यू पोषण मिलता रहना चाहिए, हर व्यक्ति को अवसर मिलते रहने चाहिए, तब जाकर के वो अपना विकास कर सकता है। उत्पादकता, व्यक्ति के पास में इस तरह के विकल्प हो कि वो उत्पादक बने। उत्पादक कब बनेगा? जब उसके पास में शिक्षा होगी, सुस्वास्थ्य होगा, ज्ञान होगा, तब वो उत्पादक बनेगा। ठीक है। और सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें उसके पास में होगी तो व्यक्ति मजबूत हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। तो उसके पास में सुस्वास्थ्य, शिक्षा, विकल्पों तक पहुंच, स्वतंत्रता, वृद्धि, ये सब पॉइंट होंगे तो वो सशक्त हो जाएगा। सभी बिंदु जो है वो मानव विकास के स्तंभ है। प्रश्न पूछते हैं कि प्रमुख मानव विकास के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो ये 4 स्तंभ। ठीक है। फिर अगला है कि मानव विकास के उपागम, ये दूसरा वर्ड है उपागम। वो स्तंभ थे, ये उपागम। तो ये भी कितने हैं? 4, 5, 6, 7 ऑप्शन है, तो इसमें ये उपागम भी कितने हैं? 4 है। ठीक है, उपागम भी कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है आय का उपागम। मानव विकास का उद्देश्य व्यक्ति के पास में आय होनी चाहिए, आय होगी तो उसके विकल्प है वो अपने आप बढ़ेंगे। मानव का कल्याण, सरकार को चाहिए कि सरकार इस तरह की योजनाएं लाए जो मानव मात्र के कल्याण की बात करती हो, जिसमें उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्धता हो। न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, यानी जिसको अपन बेसिक आवश्यकताएं कहेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध वायु, शुद्ध जल आदि। एक प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखेंगे तो न्यूनतम आवश्यकता इंसान की है, तो ये उपलब्ध होनी चाहिए। और एक है क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध जो है वो अमर्त्य सेन से है। इस उपागम का संबंध किससे है? अमर्त्य सेन से है। ठीक है ना। तो चारों उपागम जो है मानव विकास के उपागम है, ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है ना, चारों उपागम है इसमें, तो सभी ऑप्शन सही, इसमें ऑप्शन बना नहीं है। यदि हम इसको कर दें सभी सही तो सभी सही होंगे। ठीक है, ये सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे किया जाता है किस आधार पर, यानी सूचकांक किस आधार पर तैयार होते हैं। जब आधार की बात आ जाए तो इसके लिए 3 आधार लिए जाते हैं। इंडेक्स तैयार करने के लिए 3 आधार है। एक तो स्वास्थ्य, लोगों के पास में उनका स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की है। शिक्षा, लोगों के पास में एजुकेशन का लेवल क्या है। और संसाधनों तक पहुंच, लोगों के पास में संसाधनों तक पहुंच कितनी। तो तीनों बेस लिए जाते हैं, तीनों को अलग अलग अंक दिए जाते हैं और उन अंकों के आधार पर है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। प्रत्येक की भारिता 1/3 होती है। सूचकांक को जो मान दिया जाता है वो 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये सूचकांक तैयार होते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जो है तीनों को भारिता दी जाती है और तीनों अलग अलग मान दे करके उनको जोड़ करके और 0 से 1 तक की संख्या जो है उनको दी जाती है सूचकांक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर दिया जाता है। तो ये अपने देख लिया 0 से 1 तक। ठीक है, विश्व में मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक सूचकांक किस देश का है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आराम से पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक किस देश का मानव विकास सूचकांक है। तो इसमें सही ऑप्शन है नॉर्वे।
8 से ज़्यादा है इसका, और सबसे टॉप वाले देशों का जो अति उच्च स्कोर है वो 0.8 से अबव वाले हैं। ठीक है, तो इसका तो 9 से भी ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे टॉप पे है ये। अगला प्रश्न, क्षमता उपागम का संबंध किससे है? तो क्षमता का संबंध अभी आपने कह ही दिया था, अमर्त्य सेन से है। यानी क्षमता उपागम की चर्चा है, यानी ये जो उपागम है ये किसकी देन है? अमर्त्य सेन की। आधारभूत आवश्यकता उपागम में तत्व है। व्यक्ति के पास में आधारभूत आवश्यकता क्या क्या होनी चाहिए? तो उसके पास में अभी मैंने बोला स्वास्थ्य हो, सुस्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भोजन हो, जलापूर्ति हो, स्वच्छता हो, स्वच्छ वातावरण हो, रहने के लिए आवास हो, ये सभी होने चाहिए। इसलिए मैंने सभी बिंदु यहाँ लिख दिए हैं कि आधारभूत आवश्यकता में क्या क्या होना चाहिए। तो इस उपागम में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ये सभी ऑप्शन होने जरूरी है। ठीक है, अगला बिंदु साथियों अपना है कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन हर वर्ष तैयार किया जाता है। तो ये कौन तैयार करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है, यूएनडीपी इसको तैयार करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, वैसे काउंसिल होता है लेकिन यहाँ पे परिषद। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद प्रोग्राम आता है इसमें, यूएनडीपी, तो ये इसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जाता है? कब से, यहाँ है कब से प्रकाशित किया जाता है। तो कब से की बात आती है तो 1990 में पहला प्रतिवेदन तैयार हुआ था, और 1990 से प्रॉपर मानव विकास प्रतिवेदन हो रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, अगला, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्चतम स्कोर 0.8 में कितने, उच्चतम स्कोर में कितने सदस्य देश है? ठीक है, तो इसमें अलग अलग देशों का मापन दे रखा है कि किस भाग में कितने सदस्य देश है। तो इसके अंदर यदि अपन देखेंगे तो 66 सदस्य देश है, इसमें उच्चतम स्कोर है उसके अंदर है। अगला बिंदु है, मानव विकास प्रतिवेदन में भारत का स्थान किस वर्ग में है? तो भारत की जब बात आती है कि भारत का स्थान किस वर्ग में है, तो 4 वर्ग है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न है। ठीक है, तो इन 4 वर्गों में भारत का स्थान जो आता है वो मध्यम वर्ग में आता है। किस में आता है? मध्यम वर्ग में भारत का स्थान आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो 20 का प्रतिवेदन है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो अपना सिलेबस के अनुसार 131वां। कौन सा है? 131वां। उससे पहले जो स्थान था भारत का वो 126वां था, और वो रिपोर्ट पुरानी थी 2005 की, 2006 की थी, तो उसमें 126वां स्थान था। आगे प्रश्न आएगा ये अपना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? अब भारत के राज्य की बात कर ली अपने कि इस रिपोर्ट में भारत का राज्य कौन सा है जो सबसे ऊपर है। तो राज्य की बात अपन करते हैं जो सबसे ऊपर हो, तो उसमें केरल का नाम आता है, क्योंकि आपको पता है शिक्षा के स्तर में केरल सबसे टॉप पे है। तो सबसे टॉप स्टेट कौन सा? अपना केरल। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन 4 बिंदु याद रखे हैं। गुणों में धनात्मक वृद्धि, गुणों में साधारण वृद्धि, आकार में वृद्धि, और या इनमें से कोई नहीं। तो गुणों के अंदर जब धनात्मक वृद्धि लिखा नहीं यहाँ पे तो ये ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था 2006 में? तो 126वां। कौन सा था? 126वां। इस प्रकार से ये लगभग अपने 25% जो ऑब्जेक्टिव टाइप है पार्ट कवर करते हैं। यहाँ से 1% 1 नंबर का आएगा, बिल्कुल यहाँ से पढ़ करके आप बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इससे आउट कोई प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा नहीं। ठीक है, पूरा पार्ट कवर किया आपने। अब इसमें जो अपने प्रश्न आएंगे, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, यहां अपन देखेंगे अब लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आएगा
लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आएगा 1.5 अंक का, इस प्रश्न के लिए इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो अपन यहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि लघुत्तरात्मक एक प्रश्न आएगा 1.5 अंक का। तो ये अपन देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो अपन ने बनाए हैं। ठीक है, पहला है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में पहले अपन चर्चा की, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होती है जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। दोनों में मुख्य डिफरेंस यही है। जैसे मात्रात्मक मतलब हो गया कि 1 + 1 = 2 हो गए, लेकिन इसके अंदर 1 + 1 न होकर के मानसिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? मानसिक परिवर्तन। ठीक है, अर्थात आप पहली क्लास में थे तो ABCD आपको आती थी, अब आपको 5 मीनिंग आने लगे हैं। अब आपको क्या आने लगे? 5 मीनिंग एक्स्ट्रा आपने याद करना शुरू कर दिया है अगले क्वेश्चन में, तो आप में ये गुणात्मक परिवर्तन आया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन की बात आती है तो मैंने कहा था कि महबूब उल हक ने। ठीक है, और इस अवधारणा का प्रतिपादन कब और किसने किया। तो यहाँ है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 90 के दशक में के शुरुआत में डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान से थे ने किया था। सबसे पहले अवधारणा का प्रतिपादन महबूब उल हक ने किया और उनका सहयोग दिया भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। ठीक है, महबूब उल हक मानव विकास का प्रतिपादन इस रूप में किया कि मानव के विकल्पों में वृद्धि करता है और लोगों के जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। तो इनका सहयोग तो किया भारतीय अमर्त्य सेन ने और स्टार्टिंग किसने की? डॉक्टर महबूब उल हक ने। हालांकि योगदान इस सीरीज में दोनों का है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि महबूब उल हक के अनुसार सार्थक जीवन क्या है। अब जीवन सार्थक कब होगा? तो सार्थक जीवन किसे कहेंगे? जब आपके पास में क्या हो। उनके अनुसार सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन का मतलब है कि लोग स्वस्थ हो, आपका सुस्वास्थ्य हो, आपने बुद्धि और विवेक का विकास आप कर सकते हो। ठीक है, सुस्वास्थ्य हो, बुद्धि और विवेक का आप विकास कर सकते हो और आपकी समाज में प्रतिभागिता हो। समाज में आपकी क्या हो? प्रतिभागिता हो और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हो। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि ये आपके अंदर है तो आप बिल्कुल, आपका जीवन कैसा है? सार्थक है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसकी चर्चा शायद अपने पहले कली, स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही विकास है, ये कथन किसका है? तो स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है, ये कथन किसका है? अमर्त्य सेन का। किसका है? अमर्त्य सेन का। और उल हक ने क्या कहा था? महबूब उल हक ने क्या कहा था? इनका कथन था विकल्पों में वृद्धि ही विकास है। अब विकल्पों में वृद्धि का मतलब आप समझे? विकास है, ये इनके कथन था। विकल्प का वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि एक मजदूर होता है। 2 उदाहरण अपन लेते हैं। एक मजदूर होता है, अब उसके पास में आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो सीमित होते हैं। ठीक है ना, सीमित ऑप्शन उसके पास में होते हैं क्योंकि वो तो मजदूर है। उसको कहाँ जाना है? मजदूरी पे जाना है, कमठा पे जाना है, लेबर के रूप में जाना है। ठीक है, लेकिन यदि एक मान लेते हैं मजदूर है और वो 12th पास है, तो उसके पास में कौन कौन से ऑप्शन है? क्या इतने ऑप्शन जो इसके पास में नहीं? ये मजदूरी भी कर सकता है, ये 10th और 12th पास कहीं किसी प्रकार की अस्थायी वैकेंसी हो तो वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी भी कर सकता है। ठीक है ना, ये किसी कंपनी में काम कर सकता है, ये सुपरवाइजर का काम भी कर सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसके पास में क्या है? ऑप्शन ज़्यादा है। तो विकल्प वृद्धि हुई कि नहीं? तो महबूब उल हक के अनुसार क्या है कि आपके विकल्प कब खुलते हैं? जब आपके पास में शिक्षा, सुस्वास्थ्य आदि चीज़ें होती है। और ठीक इसी प्रकार से विकल्प कह दो। और अमर्त्य सेन ने कहा स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास। स्वतंत्र आप कब होंगे किसी भी काम को करने के लिए? जब आपका विकास होगा था, आपके पास में सुस्वास्थ्य, शिक्षा और आपकी संसाधनों तक पहुंच अच्छी होगी। ठीक है, तब आपके पास में ऑप्शन खुल जाएगा। मानव विकास सूचकांक किस
प्रमुख बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाता है। तो 3 बिंदु मैंने बताए थे, एक बिंदु है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधनों तक पहुंच। तीनों को अलग अलग अंक दिए जाते हैं, ठीक है, और इस अंक के आधार पर तीनों को जोड़ करके सूचकांक तैयार किया जाता है। याद हो गया होगा, सूचकांक साथियों 0 से 1 तक दिए जाते हैं। तीनों की अलग अलग भारिता होती है। जो भारिता दी जाती है वो 1/, प्रत्येक की भारिता जो होती है वो कैसी होती है, 1/3 होती है। प्रत्येक की भारिता कैसी होती है, 1/3 प्रत्येक की भारिता होती है। और ये सूचकांक इन बिंदुओं के बेस पे ही तैयार किया जाता है। कौन सा सूचकांक, HDI, और इसका फुल फॉर्म क्या हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत बार पूछ भी लेते हैं कि HDI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। अगला बिंदु, मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इनको डाला भी है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ है मानव विकास के, ठीक है। यहाँ सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, सशक्तिकरण है, उसका क्या तात्पर्य है। तो सशक्तिकरण का अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, सशक्त, मजबूत होना। सशक्त का अर्थ क्या है, मजबूत होना। और मजबूत आप कब होते हो, जब आपके पास में अच्छा पेशा हो, सुस्वास्थ्य हो, अच्छा ज्ञान हो, तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता व क्षमता से आती है। यानी ये जो शक्ति कब आती है, बढ़ती हुई स्वतंत्रता से। और स्वतंत्रता कब बढ़ती है, जब आपके पास में जो इंडेक्स बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं उनकी आपूर्ति प्रॉपर होती रहे, ठीक है, तब ये क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। अगला बिंदु साथियों अपना है कि मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से। आय का उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ठीक है, 4 उपागम है। पहले इसकी चर्चा कर ली थोड़ा स्पीड से, इसलिए चल रहे हैं। कल्याण उपागम से आपका क्या अभिप्राय है। तो 4 उपागम थे, आय का उपागम पहला था। तो सरकार को चाहिए, आय उपागम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार को चाहिए कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, ठीक है, सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इनकम हो। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास में क्या हो, आय के सोर्स हो। क्या होने चाहिए, आय के स्रोत होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास में। कब होंगे, जब सरकार उनको समय पर रोजगार देगी, उचित समय पर शिक्षा देगी, सुस्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, तो व्यक्ति इनकम सोर्स है उसको बिल्कुल ईजाद कर लेगा। दूसरा उपागम है कल्याण का उपागम। तो कल्याण का अर्थ होता है सरकार इस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार करे मानव मात्र का जिसमें कल्याण निहित हो। और कल्याण कब होगा, जब आपके पास में वो तीनों सूचकांक वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास में होंगे। आधारभूत सुविधाएं आपके पास में होगी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल स्वच्छ हवा, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास में होगी तो बिल्कुल आपका कल्याण हो जाएगा। ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है, ठीक है। तो कल्याण उपागम में क्या होगा, इससे तात्पर्य है कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा सुख साधनों के लिए अधिक व्यय करेगी, तब आपका कल्याण होगा। तो ये चाहिए कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे। अगला है आधारभूत उपागम का क्या अभिप्राय है। तो बिल्कुल कल्याण की तरह ही इसमें भी क्या है, सरकार को क्या चाहिए, आधारभूत सुविधाएं मनुष्य को प्रोवाइड करने का ऑप्शन रखना जरूरी है। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि हर व्यक्ति को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, जैसे शिक्षा भोजन जलापूर्ति। आधारभूत क्या क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा भोजन जलापूर्ति आवास स्वच्छता स्वच्छ वातावरण, ठीक है, ये चीज़ें हर एक मनुष्य को मिलती रहे, तो अपन कह सकते हैं कि ये आधारभूत उपागम कहलाता है। इसको अपन आधारभूत सुविधाओं के उपागम के रूप में देखते हैं। अगला है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, तो मानव विकास का मापन मैंने बताया अभी कि सूचकांक तैयार करने के लिए यहाँ HDI लिखना था, ठीक है। HDI तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी बात मैंने कर ली, शिक्षा स्वास्थ्य और संसाधनों तक जो पहुंच है आदि घटकों को बाहर दिया जाता है, अलग अलग अंक दिए जाते हैं
और उन अंकों को जोड़कर उनको एक साथ मूल्य दिया जाता है। प्रत्येक को कितना भार मिला, तो प्रत्येक की भारिता 1/3 होती है, मैंने बता दिया। टोटल जो मान आता है उसका 1/3 प्रत्येक की भारिता हो जाती है। और सूचकांक जो दिए जाते हैं वो A0 से 1 तक की संख्याओं के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक है वो तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। अब ये मैंने 13 प्रश्न जो बनाए हैं आपके लिए, वो है अपना लघुतरात्मक प्रश्न, जो 1.5 अंक का जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से, इससे बाहर मुझे लग रहा है कि कोई प्रश्न बन ही नहीं रहा। ठीक है, इस लेसन से जितने प्रश्न बन रहे हैं 25 अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के बना लिए, तो उसमें भी ये प्रश्न लगभग रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकों के आधार पर देशों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो UNDP जो देशों का क्रम तैयार करती है, इस UNDP ने देशों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है साथियों। अति उच्च सूचकांक वाले देश यानी 0.800 से ऊपर सूचकांक वाले, इसमें 66 देश शामिल है। कितने इसमें? 66 देश शामिल है। उच्च सूचकांक वाले हैं 0.700 से 0.799 तक के अंक सूचकांक जिसको मिला है वो आएंगे इसमें 53 देश शामिल है, 53। ठीक है, मध्यम सूचकांक है 0.550 से लेकर के 0.699 तक, इसमें विश्व के 37 देश शामिल है। और अंतिम है निम्न सूचकांक वाले देश जो है 0.549 से कम सूचकांक वाले, इसमें 33 देश शामिल है। ठीक है, और भारत का संदर्भ यदि अपन दें तो भारत जो है किसमें? मध्यम में। भारत देश जो है वो किस में आ रहा है? मध्यम में। ठीक है ना, तो भारत का स्थान किस सूचकांक में रखा गया है? मध्यम सूचकांक में भारत को शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये मानव विकास सूचकांक के अपने महत्वपूर्ण, मानव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। और यहाँ से आपके यदि इस हिसाब से अपन इस तरीके से इस शेड्यूल से अपन यदि तैयार कर लिए सभी प्रश्नों को, तो आपके 2.5 अंक यानी 2.5 नंबर है वो लगभग पक्के हैं। कोई यहाँ कोताही यदि नहीं बरती आपने तो किसी भी प्रकार से यहाँ से कटौती होने वाली मुझे नहीं लग रहा है कि हो जाएगी। चांस है 100% यहाँ से जो ऑप्शन है वो आप तक मैंने पहुँचाई है। तो ज़रूर अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा अपना अगला लेसन अपना प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। वहाँ से जितने नंबर का जो प्रश्न आएगा उस बेस पे अकॉर्डिंग अपना बोर्ड का सिलेबस है, अकॉर्डिंग जो बोर्ड का शेड्यूल है, मॉडल पेपर है, ब्लूप्रिंट है, उस बेस पे आप तक पहुँचाएंगे। तो आप ज़रूर जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसी तरह की दिक्कत यदि आप फेस करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो वो हम तक पहुंचेगी। हम कोशिश करेंगे हर संभव उस समस्या का समाधान निकालने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। और अधिक से अधिक अपने वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर करते रहें, ताकि आपका एक शेयर किसी का भाग्य बदल सकता है। तो इसमें भी अपना जो सहयोग है वो ज़रूर करें। ठीक है, तो देखते रहिए अपना मिशन ज्योग्राफी। बहुत धन्यवाद।